आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र का उद्घाटन आज नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में किया जा रहा है। इसमें 120 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, भागीदार संगठन और हितधारक हिस्सा लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस सभा में ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और खासकर उन क्षेत्रों पर चर्चा होगी जहां ऊर्जा की कमी है। ISA भारत और फ्रांस की सहयोगात्मक पहल है जिसका मकसद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में देशों की मदद करना है। वर्तमान में 100 से अधिक देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिनमें से 90 से अधिक देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए पुष्टि की है। पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन 5 से 6 नवंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। सम्मेलन की थीम एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका रखी गई है। सम्मेलन में विभिन्न बौद्ध परंपराओं के संघ नेता, विद्वान आदि शामिल होंगे। इस सम्मेलन का मकसद संवाद को बढ़ावा देना और बौद्ध समुदाय की समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के पहले स्पीकर के तौर पर अब्दुल रहीम राथर को चुना गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र 6 साल के अंतराल के बाद शुरू हुआ है। यह सत्र जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पहली बार आयोजित हुआ है। अब्दुल रहीम राथर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं और 7वीं बार विधायक बने। वे पहले भी जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में स्पीकर रह चुके हैं और 2002 से 2008 तक उन्होंने विपक्ष के नेता का पद संभाला था। G20 की बैठक में आपदा जोखिम को कम करने के लिए पहली बार एक मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र पर सहमति बनी है। ये बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक ब्राजील के बेलम शहर में हुई। इस सहमति में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अहम भूमिका निभाई। भारत के प्रतिनिधियों ने बैठक में देश में आपदा जोखिम को कम करने के प्रयासों की जानकारी साझा की। उन्होंने 5 प्रमुख प्राथमिकताओं यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलियंट फाइनेंसिंग, रेजिलियंट रिकवरी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पर जोर दिया। इसके साथ ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ट्रोइका बैठकों और द्विपक्षीय वार्ताओं में भी हिस्सा लिया। 2 नवंबर को भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार अमेरिका में शुरू हुआ। ये दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले इस अभ्यास का 15वां संस्करण है जो 22 नवंबर तक चलेगा। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना, संयुक्त अभियानों में सुधार करना और विशेष रणनीतियों को साझा करना है। इस संयुक्त अभ्यास का पहला संस्करण 2010 में आयोजित किया गया था। तब से लेकर अब तक यह अभ्यास हर साल दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। भारत और अल्जीरिया ने आज रक्षा सहयोग पर एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत करेगा, जिससे आपसी समझ और सामरिक हितों में बढ़ोतरी होगी। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसे आधिकारिक तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया कहते हैं। यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। इसकी सीमा ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया और मोरक्को से लगती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 25 मिलियन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 मिलियन से ज्यादा आवेदकों ने सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 मिलियन कारीगरों को 15,000 रुपए तक के टूल किट दिए गए हैं। यह योजना भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। इसका मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना और पारंपरिक शिल्प कला को पुनर्जीवित करना है। इस योजना का उद्देश्य न केवल कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, बल्कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखना है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास का नवा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ, जो 12 नवंबर तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में चलेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के 25 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया है, जिसका नेतृत्व भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट कर रही है। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और इंडोनेशिया में आयोजित किया जाता है, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल मजबूत होता है। इसका पहला संस्करण 2012 में भारत में आयोजित किया गया था। भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई। इसका आयोजन अंबाला, हरियाणा में किया जा रहा है। इसका मकसद दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है और भारतीय सेना तथा वियतनाम पीपल्स आर्मी के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाना है।
इस संस्करण में पहली बार थल सेना और वायुसेना दोनों हिस्सा लेंगी। इस अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित हुआ था। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा गंभीर रूप से बीमार हैं और नई दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। वे मल्टीपल माइलोमा की समस्या से जूझ रही हैं। मल्टीपल माइलोमा एक रक्त कैंसर है जो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में प्लाज्मा सेल में विकसित होता है। शारदा सिन्हा बिहार की पारंपरिक लोक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती हैं। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इंडोनेशियाई सरकार सक्रिय माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी के आसपास के गांवों से लोगों को निकालने की योजना बना रही है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था जिसमें लगभग 9 लोगों की मौत हो गई और हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। यह ज्वालामुखी दक्षिण पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है जो ज्वालामुखी ट्विन वोल्केनो सिस्टम का हिस्सा है। इसे स्थानीय लोग मेल और फीमेल के रूप में जानते हैं। अभी जिसमें विस्फोट हुआ है वो मेल ज्वालामुखी लेवोटोबी लाकी है। वहीं फीमेल पहाड़ी को लेवोटोबी पेरेम्पुआन कहा जाता है। दोनों पहाड़ियां एक स्ट्रेटो वोल्केनो के उदाहरण हैं जो लावा और राख की परतों से बने ज्वालामुखी होते हैं। दिसंबर में यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन प्रोब 3 भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इस मिशन को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 उपग्रह शामिल हैं। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत जो प्लाज्मा से बनी होती है इसकी लंबे समय तक निगरानी करेगा जिससे वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 10% करना है। उन्होंने गगनयान अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री से संबंधित मिशनों का भी उल्लेख किया। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष भेजा है। इस उपग्रह का मकसद यह साबित करना है कि लकड़ी का उपयोग अंतरिक्ष मिशनों में किया जा सकता है। क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसे हुनोकी नामक मैग्नोलिया के पेड़ की लकड़ी से बनाया है जिसका पारंपरिक उपयोग तलवार की म्यान बनाने में होता था। यह उपग्रह जापानी कारीगरी से स्क्रू या गोंद के बिना बनाया गया है और 6 महीने तक पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहकर यह परीक्षण करेगा कि लकड़ी का यह उपग्रह अंतरिक्ष के एक्सट्रीम वातावरण में कितना टिकाऊ है। स्पेन में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ का मुख्य कारण DANA को माना जा रहा है। DANA यानी दाना का मतलब होता है आइसोलेटेड डिप्रेशन एट हाई लेवल। यह सामान्य तूफानों से अलग होता है और यह जेट स्ट्रीम से स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकता है। दाना तब बनता है जब ठंडी हवा भूमध्य सागर के गर्म पानी के ऊपर चलती है जिससे गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और घने नमी से भरे बादल में बदल जाती है। ये बादल सामान्यतः एक ही स्थान पर टिके रहते हैं और अधिक वर्षा कर बाढ़ का कारण बनते हैं। दाना की संभावना अधिकतर शरद ऋतु में होती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह हाल ही में आए दाना चक्रवात से भिन्न है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कालका शिमला रेल लाइन पर ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की संभावना तलाशने का अनुरोध किया है। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में एक नैरो गेज रेलवे है जो कालका से शिमला तक ज्यादातर पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरती है। 2008 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। हिमाचल सरकार का यह कदम 2026 तक राज्य को ग्रीन ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए पानी से उत्पादित किया जाता है। पूरी प्रोसेस नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से की जाती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक एक पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों को जटिल स्वास्थ्य समस्याओं के नए समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के तहत बायोकेमिकल अनुसंधान में नई खोजों और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि नई वैक्सीन्स, दवाइयां, डायग्नोस्टिक्स और उपचार जो पहले कभी नहीं हुए हों। इस पहल में विशेषज्ञों की चयन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें व्यक्तिगत या समूह दोनों प्रकार के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय लंदन में चल रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के दौरान अपनी चलो इंडिया पहल का शुभारंभ करेगा। चलो इंडिया पहल में भारत में ट्रैवल करने के लिए मुफ्त वीज़ा की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा इस पहल के तहत विदेश में रहने वाले OCI कार्ड धारक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अपने 5 दोस्तों को भारत जाने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं और इस पहल के तहत भारत सरकार 1 लाख मुफ्त वीज़ा प्रदान करेगी। इसे खासकर ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया है क्योंकि
जबकि भारत आने वाले पर्यटकों के मामले में ब्रिटेन तीसरे नंबर पर आता है। हरिकेन राफेल ने क्यूबा में दस्तक दी, जिसके बाद क्यूबा का पावर ग्रिड सिस्टम ठप पड़ गया। इस तूफान को कैटेगरी 3 के शक्तिशाली तूफान के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इस तूफान में हवाओं की गति लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रही है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि राफेल पश्चिमी क्यूबा में तूफानी लहरें, तेज हवाएं और बाढ़ ला सकता है। इसके चलते क्यूबा सरकार ने आपातकालीन उपायों की घोषणा की और हजारों लोगों को क्यूबा के पश्चिमी क्षेत्रों से निकालना शुरू कर दिया है। एंग्लो इंडियन समुदाय के नेताओं की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इसमें केंद्र से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन कोटा बहाल करने की मांग की गई है, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 के बाद समाप्त कर दिया गया था। इस बैठक में केंद्र से जातिगत जनगणना कराने की भी अपील की गई है, ताकि एंग्लो इंडियन समुदाय की सही संख्या का पता चल सके। इसके अलावा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग गठित करने की भी मांग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति लोकसभा में और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है और नॉमिनेटेड सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा में 2 और राज्य की विधानसभाओं में 1 हो सकती है। रणथंभौर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यहां से 25 बाघ लापता हो गए, जिनमें से 10 बाघों को ट्रैक किया जा चुका है, जबकि बाकी हुए 15 बाघ अभी भी लापता हैं। यहां बाघों की संख्या 2022 की गणना के अनुसार 88 थी। अधिकारियों ने बाघों की तलाश के लिए एक समिति बनाई है, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में की गई थी। 1973 में इसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही भारत में उषा चिलुकुरी वेंस का नाम सुर्खियों में आ गया है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेकंड लेडी बनने जा रही हैं और इस पद से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला होंगी। उनके पति जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उषा वेंस का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। उनका बचपन और शुरुआती एजुकेशन सैन डिएगो में संपन्न हुई। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री ली है। गुजरात डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने विकसित भारत एट 2047 के तहत गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 लागू की है। इस नीति के जरिए सेमीकंडक्टर उद्योग क्षेत्र में गुजरात को टॉप पर लाने का टारगेट रखा गया है। नीति में कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च पर 40% सब्सिडी के अलावा बिजली और पानी पर विशेष रियायतें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी दी थी। सेमीकंडक्टर आमतौर पर सिलिकॉन से बनी चिप्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, कंप्यूटर, उपग्रह, क्लाउड सर्विसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में होता है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र संपन्न हुआ, जिसमें एक खास तकनीक एग्री वोल्टाइक प्रणाली पर चर्चा हुई। इसे कृषि वोल्टीय प्रणाली या सौर खेती भी कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसान अपने खेतों में सौर पैनल्स के नीचे फसलें उगा सकते हैं, जिससे फसल के साथ साथ बिजली भी पैदा हो सके। इस प्रणाली में सौर पैनल खेतों में जमीन से करीब 2 से 3 मीटर ऊपर 30 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। इस ऊंचाई और कोण का ध्यान इसलिए रखा जाता है ताकि पैनल के नीचे फसलों तक सूरज की रोशनी, छाया और बारिश का पानी सही मात्रा में पहुंच सके। एग्रीवोल्टाइक प्रणाली के कई फायदे हैं। इससे किसान अपनी जमीन का पूरा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर फसल और बिजली दोनों का उत्पादन होता है। इसके अलावा पैनल की आंशिक छाया से कुछ फसलों की पैदावार भी बढ़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक रुपया वोस्ट्रो खातों के इस्तेमाल को बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे भारत के व्यापारी और निवेशक दूसरे देशों में उधार लेने, पूंजी निवेश करने और घरेलू बाजार में निवेश के लिए इसका लाभ उठा सके। इसका मकसद रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय बाजारों में अधिक महत्वपूर्ण बनाना है। फिलहाल भारत ने 22 देशों के साथ रुपया वोस्ट्रो खाते का समझौता किया है, लेकिन अभी केवल रूस, श्रीलंका और मालदीव में यह सक्रिय है। आरबीआई अगले 6 महीनों में इस व्यवस्था का विस्तार करने के लिए एक नया ढांचा लाने की तैयारी कर रहा है। वोस्ट्रो खाता विदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए एक ऐसा बैंक खाता है जिसे एक विदेशी बैंक द्वारा भारतीय बैंक में खोला जाता है। हाल ही में भारत कैरिकॉम संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक आयोजित हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बैठक में आर्थिक, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा,
और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कैरिकॉम यानी कैरेबियाई कम्युनिटी एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1973 में चागुआरामस की संधि के तहत हुई थी। इसका मकसद कैरेबियाई देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विदेश नीति का समन्वय बढ़ाना है। कैरिकॉम के 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य हैं। तो जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।